चलो, जिन्होंने भी जवाब दिया उनका शुक्रिया. You are right, it is nitric acid. But describe me the symptoms. What symptoms you have thought regarding this case? Sir, offensive discharges, Hmm. desire for fat, vindictive nature, offensive behavior, और वो बाल की खाल उखाड़ना जितना मैक्सिमम तुम परेशान कर सको किसी को. क्या बात है, वेरी गुड. और डॉक्टर अशजद ने एक अच्छा जवाब दिया. आप लिख के बता रहे हैं, सामने नहीं आ रहे डॉक्टर साहब. ये जो ड्राइविंग, लॉन्ग ड्राइव का इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम एंड वन ऑफ द यूनिक सिम्टम ऑफ नाइट्रिक एसिड. चलो, और कोई सिम्टम, एनीवन? चलो, ऑलमोस्ट बहुत कॉमन फीचर है. मैम ने पर्सनालिटी ही डिस्क्राइब कर दी है नाइट्रिक एसिड की. नाइट्रिक एसिड को अब हम अगर आज अपने एस्पेक्ट पे शुरू करेंगे तो आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब दिस रेमेडी in few different categorizations of understanding, because it is a very deep acting polycrest multi-miasmatic remedy. ये एक वो रेमेडी है जिसको हनीमैन ने अपने क्रोनिक डिजीज में इंक्लूड किया है. दैट मींस इन द लिस्ट ऑफ एंटीसोरिक रेमेडीज. सो ये हनीमैन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीसोरिक रेमेडी है. अभी आप देखना, ये वही रेमेडी है जिसको हनीमैन ने यूज किया है in case of a specific treatment of psychosis in its primary manifestation. जब हनीमैन कहता है in the primary manifestation of psychosis you should give thuja and sometime in alteration with nitric acid as directed in my work of chronic disease. That means at one place he has given this remedy a place of strong antisoric position in his book of chronic disease. दूसरा इसका स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, इसको हनीमैन ने खुद सजेस्ट किया टू एक्ट along with थूजा इन केस ऑफ साइकोसिस. और तीसरा इसका पैथोजेनेसिस, जो इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सिफिलिटिक मैनिफेस्टेशन लेके आता है. सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैविंग ए मिक्स्ड miasmatic condition. And out of that mixed miasmatic condition, this remedy has a base of sora. Upon that base of sora, either acquired psychosis or acquired syphilis or maltreated syphilis, if gets imprinted on that soil, this leads to a very important manifestation of nitric acid prescription. So इस चीज को समझने में एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ये है, when I say कि soil of sora and acquired psychosis and acquired syphilis, that means originally a soric constitution in hereditary, from hereditary if it is a soric constitution, and if they goes into an implementation of psychosis and syphilis and wrong treatment, they later on develop a stage of prominent of syphilis or psychosis having soil of sora, and that leads to again important understanding of nitric acid. इसके अंदर अगर मैथमेटिक कवरेज की बात देखी जाए, जो क्लिनिकल एक्सपर्टाइज के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है, वो सबसे प्रोमिनेंट अगर मार्क्ड लेवल में देखिए तो आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड साइकोटिक टेंट. एंड एक डीपर बेस क्रोनिसिटी का जो मिलेगा, दैट इज सोरा. So this is a very important medicine. Sometimes psychotic part is more prominent, sometimes syphilitic part is more prominent, and sometimes you need a strong tenacious diseases of a strong soric background. इस रेमेडी को पढ़ने के लिए, इस रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग में देखिएगा, इसका अपीयरेंस बहुत पिकुलियर है. इसका मेंटल फीचर, इसकी जो माइंड एंड डिस्पोजिशन है वो अपने आप में बहुत पिकुलियर है. इसका एक फिजिकल जनरल अपने आप में बहुत पिकुलियर है. ओवरऑल मिला के इसके हर एक फील्ड में अपने आप में इतना पिकुलियर सिम्टम्स बैठा है, दे आर एनफ टू प्रिस्क्राइब दिस रेमेडी ऑन वन बेसिस.
इस रेमेडी के सॉइल को समझने के लिए, इस रेमेडी को सीड को समझने के लिए एलन स्कीनोट का पहला 2 पैराग्राफ काफी है। अगर आप एलन स्कीनोट का पहला पैराग्राफ पढ़ के देखेंगे, then you will understand the whole picture, the whole constitutional appearance, the whole constitutional manifestation, you can say the whole soil of nitric acid. और उसके बाद अब वहां पे जो भी सीड पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे पौधा निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे प्लांट निकलेगा, बट आप आइडेंटिफाई करने के लिए आपके लिए बड़ा सुइटेबल है। इसको अभी पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले अभी इस पैराग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे, उसके पहले यहाँ पे पढ़ेंगे इसका पिकुलियर पर्सनालिटी, दैट मींस अपीयरेंस। अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड वो कैसा है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड एक इतना इंपॉर्टेंट रेमेडी है। सॉरी, एक मिनट। हेलो, आप हमसे 2 घंटे के बाद बात कीजिए। नहीं, आज नहीं मिलेंगे, आज क्लिनिक ऑफ है, कल मिलेंगे। 1 मिनट, राजेश। बात कर लो पेशेंट, सॉरी। सो इसके अपीयरेंस के ऊपर पहले हम बात करेंगे। इस वजह से बात करेंगे कि देखो, हनीमैन बहुत कम ऐसे रेमेडीज के बारे में उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को एम्फसाइज करके उसका क्लिनिकल यूटिलाइजेशन बताया है कि उसको इस फीचर्स के ऊपर, उसके इस बेसिस के ऊपर, क्लिनिकल बेसिस, सिर्फ अपीयरेंस के ऊपर भी इसका एक अपना परसिस्टेंस है। आप हनीमैन का मिट्रिया मेडिका प्यूरा और क्रोनिक डिजीज देखेंगे, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, मिट्रिया मेडिका प्यूरा, दैट मींस द होल सिम्टम्स आर पैथोजेनेटिक डायनामिक सिम्टम। दैट मींस वो जो अपीयरेंस वाली जो सिम्टम है, जो रेमेडी ने प्रोड्यूस नहीं किया है, चाहे वो प्रूविंग के केस में हो या पॉइजनिंग के केस में हो, उसको हनीमैन ने सबसे ज्यादा जगह नहीं दिया है अपने मिट्रिया मेडिका में, एक्सेप्ट फ्यू रेमेडीज जहां पे ये कोरिलेशन है। इसको थोड़ा सा बीच में एक इंटरप्ट करेंगे, बीच में पूछने के लिए आप में से कोई एक जवाब जरूर देना। हु हैज यूज्ड फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग? ये टर्मिनोलॉजी हनी मैंने नहीं दिया था। अब आप बताओ, हु हैज फर्स्ट एम्फेसाइज्ड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग इन होम्योपैथिक फील्ड? एनीवन? थोड़ा इंटरेक्ट करते रहो कोई। डॉक्टर केंट। पूछ रहे हो या बता रहे हो? नैना सब बता रहे। अच्छा, बता रहे हो, यू आर राइट। It is Dr. Kent who has used the term constitutional prescribing. अब आपको बताएंगे, अभी आपके पास केंट का लेसर राइटिंग है, कोई भी है वहां पे? Yes sir. Anyone having Kent's lesser writing? है भी पास में? हाँ या ना बोलते जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर स्टुअर्ट क्लोज रॉबर्ट्स है, केंट नहीं दिख रहा। नहीं, लेसर राइटिंग, फिलोसफी नहीं बोल रहे, लेसर राइटिंग। चलो, नहीं है तो आप कुछ रेफरेंसेस नोट करो, एक बार पढ़ना, चाहे तो फिर आप नेक्स्ट वीक डिस्कशन करेंगे तो उस क्लास में पूछ लेना, या अगली क्लास में देखोगे। केंट लेसर राइटिंग में अगर आपके पास बीजन वाली एडिशन है तो पेज नंबर 312, और अगर ये वाली एडिशन नहीं है तो चैप्टर का नाम नोट कर लो, आप उसे ढूंढ लेना। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल। मिल गया? तो चलो इस पेज पे आ जाओ। देखोगे 312। हाँ, 312। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग इज यूजलेस इन प्रिस्क्राइबिंग। सर ये चैप्टर खुला है 311 पे, मतलब चैप्टर है हाउ टू स्टडी द रिपर्टरी। मेरे पास ये चलो इंडेक्स में चैप्टर देख लो, इंडेक्स में
constitutional typing is useless in prescribing. मिला? तो देखिए नहीं मिला तो हम अगली क्लास में कल आप लोग को ग्रुप में सेंड कर देंगे वो चैप्टर का पीडीएफ बना। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यूजलेस इन प्रिस्क्राइबिंग। हाँ, यही है एग्जैक्टली। पेज पढ़ना क्या है चैप्टर का नाम? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूजलेस इन प्रिस्क्राइबिंग। इसके बाद पढ़ने जी सर है। बस बात तो पूरा चैप्टर है, 2 पेज का चैप्टर है ये। तो आप यही देखो, ये भी किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर केंट का। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग किसने शुरू किया? डॉक्टर केंट। तो अब मसला क्या है बीच में? एक तरफ इसको कह रहा है यूजलेस है, एक तरफ कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग ये वाला सोर्स जानना है जहां केंट ने शुरू किया है, तो उसका एक कई सारी जगह पे है, बट फर्स्ट एक इम्प्लीकेशन आपको मिलेगा केंट मेट्रिया मेडिका में, चैप्टर एलियम सेपा, 2nd पेज, 3rd 4th पैराग्राफ। देखो जहां पे लिखता है हे फीवर सबसाइड कर जाए, उसके बाद एंटीसोरिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं एलियम सेपा चैप्टर में, केंट्स मेट्रिया मेडिका। Yes, sir. As soon as the hay fever is stopped, you must begin with constitutional treatment. ठीक है? Yes, sir. Then what is constitutional treatment? At one place Kent is criticizing it, at one place Kent is praising it, at one place Kent has used this new terminology, जबकि वो उसके पहले यूज नहीं किया जा रहा था, जबकि हनीमैन ने डिफरेंट प्लेसेस पे कॉन्स्टिट्यूशन और उसका इंपॉर्टेंस बताया है। स्टिल केंट ने हनीमैन ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग वर्ड यूज नहीं किया। सर इसमें लिखा है कि हे फीवर एक एक्यूट इलनेस है, तो पहले आप उसको करोगे ट्रीट, उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा देन यू कैन स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। और लेसर राइटिंग में क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग इज यूजलेस। और उसी लेसर राइटिंग में 3-4 चैप्टर बाद और देखना, एक जगह एक चैप्टर है टेम्परामेंट। जी सर, उसको भी वहां भी केंट उसको क्रिटिसाइज करता है कि दिस टेम्परामेंट इज नॉट यूजफुल फॉर प्रिस्क्रिप्शन, इट इज वेग। चलो, तो ये आप लोगों के लिए इस बार का एक होमवर्क रहेगा। डिस्कशन क्लास जब करेंगे इन बिटवीन किसी भी टाइम, जब आप प्रिपेयर्ड हो जाना, तो हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि देखें आप थोड़ा सा वर्कआउट कितना कर पाते हो। चलो वापस आ जाते हैं। केंट साहब ने जो भी कहा वो उनकी मर्जी है, हम उनके दोनों बात को मानेंगे, उस बात को भी और इस बात को भी, लेकिन हनीमैन को भी फॉलो करते हुए। सो हनीमैन हैज गिवन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रेमेडी वेरी फर्स्ट पैराग्राफ केंट के हनीमैन के क्रोनिक डिजीज में देखना। अगर क्रोनिक डिजीज की किताब है खोलो, वहां देखोगे जब पहले पैराग्राफ में जब वो पहला 2 पैराग्राफ बताता है प्रिपरेशन ऑफ द रेमेडी, और प्रिपरेशन ऑफ द रेमेडी के बाद जो सबसे पहला शुरुआत करता है हनीमैन, वो कह रहा है इस रेमेडी का कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ़िगरेशन।
कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यूज करना चाहिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये आपके एलेंस की नोट में जो लिया हुआ है पहला 2 पैराग्राफ, वो वही का कोट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन पर हनीमैन्स क्रॉनिक डिजीज नाइट्रिक एसिड, जो इंट्रोडक्शन है वहां। मिल रहा है या बताऊं? हाफ एन आउंस ऑफ परफेक्टली नहीं, प्योर। उसको तो वो तो बनाने प्रिपरेशन है। उसके नीचे आओ, 2 पैराग्राफ और नीचे। जी सर। हाँ सर कौन सा बताना है इसमें? जहाँ पे उसने लिखा है ब्रूनेट। ब्रूनेट। हाँ, ओके सर। रिजिड फाइबर ब्रूनेट। ओके सर। It will be found that this medicine acts more beneficially with सही है ये patients of a tense fiber, brunettes, जी। than with those of lax fiber, bracket में blondes. बस यहाँ पे रुक जाना अभी। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग। इस कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग में एक तो पहले हम आपको वही कहेंगे कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर केंट, this remedy is emphasized by Hahnemann himself even in his book of chronic disease, a constitutional typing that you must first correlate ki which type of constitution in which the manifestations of nitric acid is more prominent, the manifestation of nitric acid is more clinically abundant. अब इसको समझने के लिए, इसकी और डिटेल्स पे जाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा एनीवन हैविंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्रूनेट एंड ब्लोंड? अगर अभी ब्लोंड की बात छोड़ भी दें, ब्रूनेट किसको कहते हैं? एनीवन? ब्राउन हेयर जिनके होते हैं यूजुअली, ब्राउन और ब्लैक हेयर। और कोई? डॉक्टर अंजलि आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आपका माइक म्यूट है। सर डार्क कॉम्प्लेक्शन लाइक कैलकेरिया फॉस। डार्क कॉम्प्लेक्शन तो हुआ, तो हमारे यहाँ तो लगभग मेजोरिटी मिलता है डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर। तो क्या हम सभी नाइट्रिक एसिड टाइप हैं? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। ओके, फिर कैसे समझेंगे इस ब्रूनेट को? तो जैसे इसमें केंट में लिखा हुआ है those who have tense fiber, laxy नहीं है। ये बाद में जाएंगे, टेंस फाइबर वाला बात बाद में। पहले ब्रूनेट, ये दोनों एक नहीं है। टेंस फाइबर, लैक्स फाइबर जो है ना, ये दोनों एक नहीं है, वो अलग, वो उसके बाद में। पहले ब्रूनेट को थोड़ा सा समझते हैं। और कोई? सर बर्नेट जैसे बर्नेट सर वो होता है जैसे जो एकदम से लड़ाई झड़ाई करने आगे आ जाए, इस टाइप से भी एक्सप्लेन किया। जैसे ब्लॉन्ड से कंपैरिजन हुआ, ब्लॉन्ड इज अ पर्सन जो थोड़ा दबदब के रहले विद ब्राउन हेयर्स एंड ऑल। फिगर जिनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और जो दिखने में भी टफ, रफ एंड टफ लगते हैं। रफ एंड टफ। चलो, इसको समझने के लिए ना हमको समझना पड़ेगा कि ये प्रूविंग किस ज्योग्राफिकल एरिया में हुआ था, वहां के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अपीयरेंस कैसा होता है, और तभी हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप देखोगे ये जो वर्ड ब्रूनेट है ना, दिस इज ए फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड, और इसको अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो देखो आपके एलेंस की नोट में जहां लिखा हुआ है वहां ब्रूनेट में डबल टी लिखा हुआ है? यस सर। और ये सिंगल टी भी होता है। पता है दोनों का फर्क क्या है? जब डबल टी लिखते हैं तो वी इंडिकेट फीमेल्स, और उस लिटरेचर में ये फीमेल को इंडिकेट करता है ब्रूनेट, और जब सिंगल टी में लिखते हैं तो ये मेल को इंडिकेट करता है। ये जिस ज्योग्राफिकल कंडीशन में प्रूव किया जा रहा था
वहाँ मेनली मोस्टली लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन होते हैं, जिसको अगर आप वहाँ पे अभी भी आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत सारा एक कॉन्ट्राडिक्शन चलता है, एक दूसरे के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है। तो इस रेमेडीज के अंदर देखोगे कि जो मेजोरिटी ऑफ प्रूवर्स ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन इंडिविजुअल, जिसका सपोज टू बी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग दे सपोज टू बी हैव ब्राउनिश गोल्डन हेयर और somehow bluish sclera or eyes. If those constitutions, those individuals, those white persons, if they have this darkish complexion, origin वैसा है, उसका constitutional flow वैसा है, अब वहां पे अगर वो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, वहां पे अगर वो डार्क हेयर होता है, वहां पे अगर वो डार्क आइड होता है, तो ये जो ब्रूनेट वर्ड यूज किया गया है ना, ये ब्रूनेट वर्ड देखोगे इसी का डेरिवेटिव है ब्राउन, इसी ब्रूनेट का डेरिवेटिव है ब्राउन। और यहाँ पे वो उस डिमार्केशन को इस्तेमाल करने के लिए यूज किया गया है कि अगर आप कुछ अच्छे से डिक्शनरीज को देखेंगे तो आप वहां पे देखोगे कि वहां लिखा हुआ मिलेगा कि डार्क हेयर वाइट गर्ल्स और फेयर कॉम्प्लेक्शन गर्ल विथ डार्क हेयर विथ ब्राउन आईज। देखोगे आपके मेटेरिया मेडिका में कहीं पे लिखा हुआ डार्क आई, कहीं पे लिखा हुआ है ब्राउन आई। ये हमेशा ही एक उस कंपैरिजन में यूज हो रहा है व्हेन द कॉमन ज्योग्राफिकल ट्रेंड ऑफ दोज geographical area of having a white and fair complexioned constitution. Yes. So वैसे fair complexioned persons के अंदर अगर ये brownish darkness जो appearance होता है, that is what is meant by saying brunette. आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट एक यही जो सोरा और सिफिलिस का कॉम्बिनेशन वाला रेमेडी है, जिसके अंदर आप साइलेशिया और मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। साइलेशिया और मरकरी ये दोनों वो है जहां ब्लोंड टाइप मिलेगा, वहां सुनहरा हेयर मिलेगा, यहाँ ब्लैकिश और डार्क हेयर मिलेगा। जब हम ब्रूनेट की बात करते हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड सॉइल के अंदर एक मिक्सिंग अप हो रहा है, प्योरिटी के अंदर एक डाइवर्शन हो रहा है। और ये वर्ड ये यूज किया गया था कलर के लिए, कलर डिफरेंशिएशंस के ऊपर, और इस कलर डिफरेंशिएशन में एक डिस्पेरिटी को एक्सप्लेन किया गया है। अब बाद में हम उसको साइकोलॉजिकली किसी नेचर से ऐड ऑन करते हैं, ये सब एडिशन है बाद का, बट बेसिक जो है दैट इज a color differentiation कि originally of this type of white fair complexions individual constitutions having this brownish blackish appearance in the face, eyes और hair, और जिसमें सबसे ज्यादा ये hair और eye के लिए यूज किया गया है। अब दूसरा पार्ट आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है? रिजिड फाइबर, ठीक है, नॉट लैक्स। अब ये जो रिजिड फाइबर है ये आपको देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल हैविंग स्किन, मसल्स एंड बोन, नॉट फैट। An individual having skin, muscles and bone, devoid of fat, lacking in expressions on its constitutional part, the appearance of fat. This you will find very closely in case of sepia also.
और अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो सेड टू बी एंड हाईली you can say mentally tormented sepia is nitric acid, because बहुत सारा सीपिया का सिम्टम है जो नाइट्रिक एसिड के अंदर मिलेगा। तो अगर वो एक्सट्रीम इरिटेशन, एक्सट्रीम विंडिक्टिवनेस अगर हटा दोगे तो रेस्ट मैक्सिमम फीचर यू विल फाइंड ऑफ सीपिया, एंड दैट इज द क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सीपिया एंड नाइट्रिक एसिड। और अगर अभी आपके पास एमएल टाइलर की किताब है तो वहां देखो सेकंड पैराग्राफ में एमएल टाइलर ने इस बात को बताया भी है, द रिलेशन ऑफ सीपिया एंड नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट पेज पे देखना, सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में नीचे में लिखा हुआ, फर्स्ट पेज में जहां पे नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है। मिला? से निकाल के। यस सर। पढ़ना लास्ट वाला दो सेंटेंस। But among these, while the mentality of nitric acid, as it seemed to us, is more that of sepia, but sepia loathes fat and does not crave salt. Here is the little nitric acid complex which helps on to the drug, which helps. बस वहीं पर रुक जाओ, वो डिफरेंशिएशन बता रहा है। जी जी। सो एक्सट्रीम लेवल पे एक तरह से यू कैन से कि हद से बाहर अगर टॉर्चर किया हुआ मेंटेलिटी मिल जाए और वो अगर एग्रेशन पे आ जाए तो दैट सीपिया इज व्हाट नाइट्रिक एसिड इज देयर। सीपिया भी रिजिड फाइबर इंडिविजुअल्स के अंदर आता है, नॉट लैक्स एंड फ्लैबी। नाइट्रिक एसिड भी आएगा। सो नाइट्रिक एसिड का पहला डिवीजन जो हनीमैन क्या कह रहा है, दैट इज ब्रूनेट टाइप। दूसरा डिवीजन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कह रहा है, दैट इज इंडिविजुअल्स ऑफ रिजिड फाइबर, नॉट लैक्स एंड फ्लैबी टाइप। जिस तरह से अभी आप ब्रूनेट और ब्लॉन्ड का अपोजिट इधर नाइट्रिक एसिड से मार्क्सोल और सीपिया में देख रहे, सॉरी साइलेशिया में देख रहे थे, अब उसी तरीके से ये रिजिड फाइबर नाइट्रिक एसिड का अब आप जाके कंपेयर करना, जिसको हम बहुत क्लोज हनीमैन ने बताया है थूजा के साथ। थूजा का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हाइड्रोजनॉइड। हाइड्रोजनॉइड लिम्फेटिक टाइप। What were you eating? ठीक, और वहां लिम्फेटिक टाइप हाइड्रोजनॉइड, दैट यू विल फाइंड फ्लैबीनेस, ओबेसिटी, प्लम्पीनेस इन केस ऑफ थूजा। तो एक स्ट्रॉन्ग साइकोटिक टेंट रखता हुआ, और अगर थूजा और नाइट्रिक एसिड में डिफरेंशिएशन करने में आपको दिक्कत हो तो ये पॉइंट आप अपने दिमाग में रखोगे। वन इज ड्राइड अप इंडिविजुअल, वन इज फ्लैशी, फ्लैबी, स्लगिश। बाकी बहुत सारा फीचर है जो एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेगा। So first point that what Hahnemann has emphasized about this remedy is its constitutional typing, जिसके अंदर दो important point जो सबसे ज्यादा मांग है, that is called being brunette and being rigid fiber। अब इसको थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव वे में आ रहे हैं। हाँ डॉक्टर तानिया कुछ पूछना चाह रहे हो? सर जैसे एलेंस में लिखा हुआ है रिजिड फाइबर, वैसे ही केंट में दिया हुआ है टेंस फाइबर, तो हम दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग में कैसे यूज करेंगे? रिजिड आ गया समझ, टेंस में कैसे देखेंगे? वो उसी को मैनिफेस्ट किया है जो केंट ने भी कहा है ना, टेंस फाइबर कहने का मतलब वहां पे भी वही है, द कॉन्स्टिट्यूशंस हैविंग लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो सॉफ्टनेस होता है ना, एक किसी इंडिविजुअल को देखोगे अगर मसल्स बॉडी में फैट है तो उसको टच करोगे तो वो सॉफ्टनेस होता है,
और जिसके अंदर वो फैट की कमी होगी तो वहां टेंस मिलेगा, मतलब मसल्स का हार्डनेस मिलेगा बट वो टेंस नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट रिजिड फाइबर इज। सो वो दोनों ही एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो इस रेमेडी का है, दैट इज इट्स फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग हो गई। इसको बहुत याद रखना, बिकॉज इसका कॉन्स्टिट्यूशनल टाइपिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस रेमेडी, इस मेडिसिन को देखो कि पहले ही कहा गया है एक ऐसा रेमेडी जो क्रोनिक डिजीज के लिए ही बना है। इस रेमेडी के अंदर 99.9% अगर देखा जाए तो क्रोनिसिटी ही है। इसके एक एक्सप्रेशन में ही कहा जाता है कि क्रोनिक डिजीज से सफर करने वाला इंडिविजुअल, रिजिड फाइबर, चिली पेशेंट, डिजायर फॉर फैट। कंप्लीट हो गया नाइट्रिक एसिड अपने आप में। नो मैटर ए से लेके जेड तक कोई भी पैथोलॉजी हो, अगर ये मिल गया है, क्रोनिक डिजीज, रिजिड फाइबर, सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डायरिया, डिजायर फॉर फैट, और अगर उसके अंदर ऑफेंसिवनेस एंड स्प्लिंटर लाइक पेन मिल जाए तो समझ लो कि 101% कवरेज हो गया नाइट्रिक एसिड। ऑफेंसिवनेस एंड स्प्लिंटर लाइक पेन। सो अब अपीयरेंस में आते हैं। इसके अपीयरेंस में देखोगे जो फेस पे, इवन ओल्ड एज में बहुत सारे कंडीशंस में होता है, बट अर्ली एज में भी आप देखोगे इसके चेहरे पे एक ब्राउनिश टेंट होगा, जिसको बोलते हैं ना वो टैनिंग होना। एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसा भी हो, चाहे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन भी हो, बट उसके अंदर देखोगे सांवले रंग में भी एक चेहरे पे एक रौनक होता है, एक रोशनी होती है। वो रोशनी इसका बुझा हुआ होता है नाइट्रिक एसिड में। ये रोशनी जितना बुझ जाता है, जितना डलनेस खींचने लगेगा, उतना ही इसको हम कहते हैं सिक अपीयरेंस। एक अगर आपके पास अभी बोगर साइनोप्टिक यूनिट है किसी के पास? यस सर। उसमें मेडोरिनम खोलना, मेडोरिनम। मिला? मेडोरिनम में देखो एक जगह लिखा हुआ है डिस्मल लुक, डिस्मल लुक। Yes, sir. ठीक है, क्या होता है ये डिस्मल लुक? कौन सी लाइट में लिखा है? जहां पे डॉट डॉट दिया हुआ है मेडोरिनम का, उसके नीचे से देखना शुरू करो। बोगर साइनोप्टिक क्या देख रहे हो? यस सर, बोगर साइनोप्टिक। हाँ, उसमें देखो, सर मार्क करके नहीं रख। तो दिखा सिर्फ कुछ कुछ मार्क कर, ये नहीं मार्क। सर और किस? हाँ मिला? हाँ तो अब मार्क कर लेना, अगली बार मिस मत करना इसको। Dismal outlook. हाँ, ये क्या है डिस्मल आउटलुक? चलो यहाँ भी समझने के लिए देखोगे आपको वही चीज मिलेगा। अगर आप ये वाला अपीयरेंस समझना है ना, तो किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और वहां वैसे पेशेंट्स को देखो जो क्रोनिक टाइफाइड से सफर कर रहा हो। 15-20 दिन हो गया टाइफाइड फीवर को। अभी अभी कोरोना से बहुत सारा लोग जो सफर कर रहा था, जिसको सीवियर अटैक मल्टीपल और सीवियर सिम्टम्स के साथ आया था, और अगर उसका 20-25 दिन हो चुका है, अब फीवर डाउन भी हो रहा है, तो अब उसके चेहरे का जो अपीयरेंस है वो देख लेना। क्रोनिसिटी के अंदर अगर ऐसा एक्यूट इलनेस ना हो, बट इंडिविजुअल के अंदर, स्पेशली दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम ए डीप सीटेड मैस्मेटिक डिजीज,
पर्सन्स हैविंग ए वेरी डिसऑर्डर्ड लीवर, उसके अंदर देखोगे ना उसके चेहरे का ग्लो चला जाता है। ये एक रिफ्लेक्शन है, जो डिस्मल आउटलुक है ना, चाहे इंसान गोरा हो या सांवला हो, अगर वो हेल्दी है ना तो उसके चेहरे पे एक लाइट होता है, एक ब्राइटनेस होता है। वो ब्राइटनेस डीम होते होते ऐसा होगा कि अब वो निगेटिविटी की तरफ ग्राफ चला जा रहा है। दैट गोज फॉर व्हाट वी से ए डिस्मल लुक, दैट गोज फॉर व्हाट नाइट्रिक एसिड पर्सनालिटी इज आल्सो शोइंग। ब्रैकेट में सिमेट्रिक युगा दे रखा है। हाँ वो अलग है, उसमें और भी बहुत सारे रेमेडीज के अंदर आएगा, वो रिफ्लेक्शंस में जब हम कभी उसको पढ़ेंगे तो फिर बता देंगे। एक अपीयरेंस का है वो, जिसके पीछे आप देखोगे क्रॉनिक मायस्मेटिक कंडीशन और क्रॉनिक लीवर डिसऑर्डर, या फिर इस तरह से कोई एक्यूट एग्जॉस्टिव डिजीज निकल के आए। तो ये एक्यूट एग्जॉस्टिव में क्या होता है कि ये थोड़े देर के लिए अपीयरेंस होता है, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो नाइट्रिक एसिड मेरोडिनम, जहां क्रोनिक मैस्मेटिक कंडीशन है ना, वहां पेशेंट को अभी बहुत ऐसा कोई सीवियर डिजीज नहीं है, बट ये अपीयरेंस रहेगा, बिकॉज अंदर से वो अभी बिगड़ा हुआ है। इसलिए जो एक्यूट फेज में होता है, दैट इज नॉट ए फिक्स्ड परमानेंट फीचर। तो एक ऐसा ब्राउनिश डल टेनिंग टाइप ऑफ अपीयरेंस, जिसके ऊपर देखोगे कि मल्टीपल ब्राउन स्पॉट्स मिलेगा चेहरे पे। इवन इन अर्ली एजेस also you will find multiple brown spot on different part of the face, जिसमें बहुत prominently आपको मिलेगा on forehead multiple brown spots with this type of dull appearance of the face, tanning of the face, chronicity of tanning of the face. एक छोटा सा एक याद आ गया आपको, एक एग्जांपल बताते हैं, देख लेना, उससे शायद समझ में आ जाए। आप लोगों में से किसने ने जॉली एलएलबी, एक फिल्म आई थी ना, सेकंड पार्ट जिसमें अक्षय कुमार था, उसको देखा है? हाँ हिब्बा शायद हम क्लास कॉल करूंगी, हम क्लास अच्छे। हाँ ये तो पढ़ कुछ है। चलो, someone is from West Bengal. जॉली एलएलबी किसने किसने देखा है? एक बार हाँ या ना बताते जाओ। yes. जॉली एलएलबी में आपको बहुत अच्छा दो चीज मिलेगा, आपको अभी बता रहे देखने के लिए। अब अगर वो फिल्म देखा है तो उसमें देखो 2 पुलिस वाले हैं, एक जिसके ऊपर केस चल रहा है, याद है, और एक उस पुलिस वाले का सीनियर होता है, जिसको अक्षय कुमार बाद में ब्लैकमेल करके उसको अपने सपोर्ट में लेता है, याद है? अगर नहीं है तो आज रात को जाके नेटफ्लिक्स पे सर्च कर लेना। तो उसका वो वाला पुलिसमैन जिसको अक्षय कुमार ब्लैकमेल करके अपने सपोर्ट में लेता है, और वो जो टेररिस्ट सामने लेके आता है वो उसके हेल्प से, वो वाला पुलिसमैन को याद करो जो सीनियर है। दैट लुक इज द लुक ऑफ योर नाइट्रिक एसिड। और उसका वो वाला पुलिसमैन जिसके ऊपर केस चल रहा है ना, दैट इज समहाउ ऑफ थूजा टाइप, फ्लैबी। तो वहां आपको देखो ये थूजा और नाइट्रिक एसिड दोनों ही मिल जाएगा, और ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेंटली कितने शरीफ थे दोनों। सर नहीं, हाँ, तो ये शराफत अपने आप में आजमा देता है कि आप अगर पैसे के लिए किसी का मर्डर कर सकते हैं तो कितना इन डेप्थ मैथमेटिक करप्शन होगा आपके अंदर, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पैसे के लिए, अचीवमेंट के लिए किसी को मार सकते हैं, मार ही नहीं सकते, मार मार के अगर उस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं और घर में आके आप बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं उसी पैसे से, तो सोच लो फिर कितना एंजॉयमेंट होगा और कितना डीप सीटेड मैथमेटिक करप्शन बैठा होगा ऐसे लोगों के अंदर। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इसलिए बताया कि एक के अंदर वो जो लैक्स फाइबर है, जिस पुलिस वाले के ऊपर वो चार्ज लगा रहा है, और जिसने सपोर्ट लिया है उसको अगर देखोगे एक बार अच्छे से, दोबारा फिर से देख लेना, आपको मिलेगा वहां पे सूखा रिजिड फाइबर और कॉम्प्लेक्शन, और उसके चेहरे पे वो डॉट। बड़ा अच्छा एग्जांपल है इस रेमेडी के अपीयरेंस को समझने के लिए। सो इसका ये ब्राउनिश discoloration with brownish spot on the face
इसको एक और रेमेडी है जो कि बहुत डीपली कवर करता है, जिसके इस सिम्टम के ऊपर ही उस रेमेडी को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। डू यू नो विच रेमेडी? कार्सिनोसिन। वेरी गुड, इट इज कार्सिनोसिन, जिसको हम कहते हैं कैफे डी आउलेट कॉम्प्लेक्शन। कैफे डी आउलेट वाले में कार्सिनोसिन के अंदर देखोगे कि जो एक इसके अंदर जो ये जो टेनिंग का जो डिसअपियरेंस है ना, मतलब ये जो ग्लो चेहरे का जो डिसअपियरेंस है ना, वो उतना मार्क्ड नहीं होता। वहां पे ब्राउनिश डिस्कलरेशन आता है व्हाइट कॉम्प्लेक्शंस के अंदर, या ब्राउनिश डिस्कलरेशन विथ मल्टीपल रेड मोल्स के पास साथ आएगा। और मल्टीपल रेड मोल अपने आप में कार्सिनोसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। और अगर खास कि अगर वो आफ्टर ए सर्टेन एज अपीयर हो और इंक्रीजिंग होता चला जाए, सो उसका जो वो कैफे डियाउलेट वाला कॉम्प्लेक्शन है, दैट यू कैन ऑल्सो से इन दिस नाइट्रिक एसिड। बट ये जो नाइट्रिक एसिड होगा, यहाँ पे आपको एक साइकोटिक टेंट बहुत प्रोमिनेंट मिलता है, जो कि उस कार्सिनोसिन में वहां पे नहीं है। कार्सिनोसिन के अपीयरेंस में इसी चीज में देखा जाता है। अगर बहुत अच्छे से आप उसका आई कांटेक्ट या पेशेंट्स को अगर आप करके देखोगे ना, तो वहां पे कहा जाता है कार्सिनोसिन का जो अपीयरेंस मिलेगा, वहां पे कहा जाता है कि chaos इन ऑर्डर। और यू कैन से, अगर आप परसीव करते हो कि एक साइलेंट वोल्केनो छुपा हुआ है उसके अंदर, बाहर से बिल्कुल साइलेंट है बट अंदर से वोल्केनो है, अगर इतना आपका परसेप्शन है उस चीज को देखने वाला, तो आप उस पर्सनालिटी को चेहरे से समझ पाओगे। मतलब चाहे बाहर से बैठा हुआ चेहरे में आपके सामने बड़ा शांत हो, लेकिन अगर 2 मिनट उसकी आंख और उसमें अगर आप देखोगे, उसके मिजाज को अगर आप समझने की कोशिश करोगे, देन यू विल सी कि हाउ मच chaos इज देयर। और यही कवर्ड chaos, कैप्सुलेटेड chaos, बट वी से साइलेंट वोल्केनो, कि अभी तो साइलेंट है लेकिन जब फटेगा तो फिर सबको ही जला के जाएगा ज्वालामुखी की तरह। That is a very important feature of carcinosine. So, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? एक जो हमने बता दिया, ब्रूनेट रिजिड फाइबर, ये जो ब्राउनिश डिस्कलरेशन, ब्राउनिश टेंट स्पेशली कह लो, डिस्कलरेशन नहीं, और उसके ऊपर आप देखोगे कि ब्राउन स्पॉट्स बहुत सारे मिलेंगे। रेड स्पॉट्स कार्सिनोसिन में ज्यादा प्रोमिनेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि इसका जो नोज का फीचर है ना, ये बड़ा प्रोमिनेंट है। अब आप देखोगे केंट मेट्रिया में दिखा के वहां देख लेना, आपके बोगर साइनोप्टिक कीनोट जिसके पास है अभी, वहां भी उसमें भी देखो नोज के ऊपर, टिप ऑफ द नोज। रेड स्कर्फी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सामने अगर पेशेंट बैठा हो ना, तो देखने में पता चलेगा कि कितना वो एक डर्टी लुक लेके आता है, ये अपीयरेंस नाक का। और ये ऐसा डर्टी लुक है कि अगर आप जाके वो जो क्या पार्लर में हम अगर इसको नाक के वैक्स निकलवाते हैं ना, तब भी वो ठीक होने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट ए सुपरफिशियल थिंग। वैक्स निकालोगे तो वहां पे ब्लीडिंग स्पॉट्स आ जाएगा और ब्लड सूखेगा, तो फिर वहां पे वही स्कर्फी बोलते हैं वहां पे, कि जो सर में जैसे रुस्सी डैंड्रफ हो जाता है ना, तो वो डैंड्रफ टाइप भरा होगा, वहां पे रेडनेस होगा और डैंड्रफ होगा, स्पेशली दिस टिप ऑफ द नोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यही डैंड्रफ नहीं हो, रेडनेस नहीं हो, बल्कि ऐसे गुलगुला जैसा फुला हुआ हो, ये ऑरोमेट के अंदर बहुत आता है। तो ये इसका अपीयरेंस। उसके बाद इसके अंदर मिलेगा दैट वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो क्लिनिकली बहुत सारी जगह पर, ये देखो नाक के इस पार्ट पे, जस्ट लुक हियर, नाक के इस पार्ट पे, here you will find warty growth, here you will find बहुत थिक क्रस्ट। ऐसा नहीं कि सर्दी हो गया तो अभी नाक वहां पे सूख गया, वैसा नहीं, एक रेगुलर क्रस्ट फॉर्मेशन मिलेगा।
और warty growth, sometimes bleeding, sometimes with pain as if splinter like sensation. So चेहरे पे, कॉर्नर ऑफ द माउथ पे, नोज के ऊपर, इन जगहों पे वार्टी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है नाइट्रिक एसिड का। फेस में एक चीज बताएंगे, इसी के अपीयरेंस में नाइट्रिक एसिड में बहुत कॉमनली बहुत बार मिलता है, जिसको हम कभी कभी मिस कर जाते हैं। कोई इलनेस कुछ भी नहीं है, बट ये देखो, ये दोनों मार्जिन देखो यहाँ पे अच्छे से, इस दोनों मार्जिन पे यहाँ पे अचानक से एक डार्कनेस ऑफ कम आ जाएगा। जो भी चेहरे का रंग है उससे यहाँ पे देखोगे धीरे धीरे एक डार्कनेस अपीयर्स हो जाता है इस दोनों मार्क एरिया पे। अब वो डार्कनेस धीरे धीरे क्या होगा, एक उसके अंदर थोड़ा सा एक टेंशन टाइप, जो एक स्ट्रेचिंग सेंसेशन टाइप आएगा। पहले सिर्फ डार्कनेस, स्ट्रेचिंग सेंसेशन, फिर उसके बाद वहां पे लगेगा जैसे एक जो ड्राई एक्जिमा होता है ना, उस टाइप का अपीयरेंस होना शुरू हो जाता है। बाकी कहीं पे हो, बहुत सारा ड्रग है, अगर इस एरिया में हो रहा है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नाइट्रिक एसिड। Then you will find in case of nitric acid, especially a very painful cracking of this corners of the mouth, lips and nose, painful cracking। और उस पेन के अंदर जो important sensation मिलेगा, that is this as if some splinters are there, pricking, something is pricking there। इसके चेहरे पे, इसके अपीयरेंस पे एक डीप क्रोनिक डिजीज का अपीयरेंस, ये आप देखना केंट मेट्रिया मेडिका में, अगर आप जब देखोगे सेकंड पेज पे आपको ये मिलेगा। बट इसको समझने के लिए हमने आपको पहले बता दिया है, वो जो डिस्मल लुक जो आपको अभी अभी हमने मेडोरिनम में दिखाया, दैट इज व्हाट, जिसको कहते हैं कि चेहरा देख के कोई लगता है कि अंदर से कुछ बीमार है, क्या है क्लियर नहीं है, क्यों है अभी ये भी क्लियर नहीं है बाहर से। पैथोलॉजिस्ट is not aware of the reason, but a homeopath can assess what is the reason। और ये जो रीजन होता है, ये जो अपीयरेंस होता है, this is one of the very fine indication of perceiving the miasmatic indications। और कभी कभी आप पेशेंट के अंदर बहुत बड़े से बड़े बीमारी को ठीक कर सकते हो, क्योर कर सकते हो, इवन बीमारी के जन्म लेने से पहले। हम जन्म लेने की बात कर रहे हैं, बिकॉज आप उसको ठीक करते हो इंट्रायूट्राइन लाइफ में बीमारी के, और ये इंट्रायूट्राइन लाइफ का अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है उस बीमारी का, जहाँ पे पैथोलॉजी एस्टैब्लिश नहीं होता, जहाँ पे डायग्नोसिस एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है, बट एक फीचर अपीयर आना शुरू हो जाता है। यही फीचर जैसे 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 एडवांस होगा, जैसे जैसे इसका फिक्सेशन होगा, जैसे जैसे इसका सोमेटाइजेशन होगा, वैसे वैसे ये पैथोलॉजी डेवलप होगी, डायनामिसिटी अब वहां पे आपको कम मिलने लगेगा। यही एक फॉर्मुलेशन होता है जब बीमारी क्रोनिसिटी में होती है और एक वेल डेवलप्ड डिजीज से वो वन साइडेड डिजीज की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और वहां पे वो डायनामिसिटी उसकी कम हो जाती है। दैट मींस कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स वहां मिलना कम हो जाएगा धीरे धीरे जाके, बस कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम ही रह जाता है। खैर वो बात अलग है। सो इसके अपीयरेंस में ये जो फीचर है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके फीचर में एक और चीज ऐड कर लेना, दैट इज द क्वालिटी ऑफ हेयर। इस नाइट्रिक एसिड में और ट्यूबरकुलिनम के अंदर Dr. Razia, please switch off your mic. Mic is on. Dr. Razia. ये कौन सा बेबी है? This is
अगेन ए गुड पॉइंट, दिस इज कॉल्ड कि इसमें भी आप सीखने का मौका है। अब आई एम नॉट जस्ट टैगिंग एनी बॉय विथ एनी सिम्टम्स, मे बी चाइल्ड कुछ भी हो सकता है, बट ये जो वे है ना रोने का, दिस इज द टाइप ऑफ कैमोमिला क्राई। आप रोने के ऊपर चलो एक दो सिम्टम हम जब तक डिस्कस कर लेते हैं इसी बात पे, बिकॉज कुछ नॉइज, हैप्पी नॉइज होता है घर में, अगर बच्चों की आवाज ना हो ना तो घर बड़ा सुना होता है, तो इसलिए कुछ नॉइज तो होने चाहिए घर पे। और रोने के ऊपर देखोगे, एक रोना ऐसा होता है जिसको देख के आपको रोना आ जाएगा, एक रोना ऐसा होता है जिसको देख के आपको हमदर्दी आ जाती है थोड़ा सा, एक रोना होता है जिसको देख के आपको चिढ़ आ जाएगा। ये भी अलग अलग टाइप है। जो रोना देख के हमदर्दी आपको रोना आ जाए ना, ये इग्नेशिया का रोना होता है, सिसकना। ये रोना नेट्राम्यूर का रोना होता है, वो रोना जिसको देख के आपको हमदर्दी आ जाए वो पल्साटिला का रोना होता है। और वो रोना जिसको देख के आप खुद भी आपे से बाहर आ जाओ, ये कैमोमिला सीना इसके अंदर मिलेगा। इस रोने से इंपॉर्टेंट है, जब इसका मेंटल सिम्टम पढ़ेंगे ना, इस नाइट्रिक एसिड, इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस रोने के ऊपर। अभी हम आते हैं नेक्स्ट में। टाइम क्या हुआ, ओ 1 घंटा निकल गया फिजिकल अपीयरेंस पे ही। चलो फिजिकल अपीयरेंस इसका अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, देख लेना। अभी एक चीज जो बता रहे थे वो वाला नोट कर लो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसके क्वालिटी ऑफ हेयर में। अगर आपको याद हो, आई थिंक हमने नहीं पढ़ा या पढ़ा होगा आपने, तो सल्फर का एक क्वालिटी है हेयर का। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि साइलेशिया अगर हो तो उसको दिल करेगा कि देख के उसके सर पे ऐसे हाथ फेरे, वो सुनहरा सुनहरा बाल। जिस तरह से कैलकेरिया कार्प का बेबी है तो दिल करता है ऐसे गाल पे से थोड़ा सा टच करें। और ऐसे ही अगर सल्फर पेशेंट है और उसके सर पे अगर आपने ऐसे प्यार से हाथ फेर लिया, हाथ ऐसे डाल दिया, तो फिर अगले बार घर पे जाके ना हाथ पे आपको क्रीम लगाना पड़ेगा, नहीं तो हाथ छिल जाएगा। Such a hard, rough hair quality that sulfur patient has. उसी तरीके से देखोगे नाइट्रिक एसिड के अंदर जो हेयर की क्वालिटी होती है ना, वो रफनेस, लैक ऑफ लस्चर, हार्डनेस, और बहुत प्रोमिनेंट है नाइट्रिक एसिड थूजा। इस दो के अंदर देखोगे, ये एक प्लेस देखो बता रहे हैं, ये जो रीजन है ना, इस दोनों आंख के बीच में ये जो खाली जगह है ना, तो नाइट्रिक एसिड इसको खाली नहीं रखता। यहाँ भी आपको एक अच्छा सा हेयरी ग्रोथ मिलेगा। और ये खास के अगर छोटे बच्चों में भी बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक माइजेमेटिक कंडीशन समझने के लिए। और इसके अंदर एक प्रोमिनेंस ऑफ ट्यूबरकुलर डायथेसिस यू विल फाइंड। सर वो जॉइनिंग हेयर आईब्रोज, इसका मतलब एसिडिक टेंडेंसी वाले टेंडेंसी रहेगी उनमें? हाँ, बहुत लोगों की होती है ना जॉइनिंग आईब्रोज। बिल्कुल होती है, और यहाँ भी मिलेगा। बहुत हम बिल्कुल आपको, हम लोग बहुत पहले अगर आपको याद हो तो एक सीरियल आता था टीवी पे जिसमें कैरेक्टर था क्रूर सिंह। हाँ सर, चंद्रकांता। चंद्रकांता। हाँ हाँ हाँ, हाँ। चलो अच्छी बात है, टीवी से भी हम लोग को कुछ सीखना चाहिए। तो उस क्रूर सिंह का चेहरा याद है? यस सर। और क्रूर सिंह का जैसा नाम था वैसा एक्सप्रेशन भी था उसके चेहरे पे। हाँ। बस वो सिर्फ देखने में थोड़ा फ्लैबी था, कैरेक्टर जो उठाया था वो फ्लैबी था। अगर वो रिजिड फाइबर होता तो इट इज टिपिकल नाइट्रिक एसिड। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट क्रूर सिंह।
उसके बाद अगर इसके अपीयरेंस में एक और चीज ऐड किया जाए ना, तो वो होता है ऑफेंसिवनेस। ऑफेंसिवनेस जिस तरह से अभी हमने कहा ना, इसके अपीयरेंस में ऑफेंसिवनेस, इसके सोच में अपीयरेंस ऑफेंसिवनेस, इसके बिहेवियर में ऑफेंसिवनेस, इसके डिस्चार्जेस में ऑफेंसिवनेस, इसकी बीमारी में ऑफेंसिवनेस। Such a strong offensive remedy this nitric acid is. अगर ऑफेंसिवनेस पे प्रिस्क्राइब किया जाए कुछ रेमेडी, जिसका नाम बता रहे हैं आप, अच्छे से सुन लेना, जिसमें से सबसे पहला रेमेडी आता है वो है नाइट्रिक एसिड। दूसरा रेमेडी अगर आएगा तो वो है सोरिनम। ये दोनों समझ लेना जैसे कजन ब्रदर है, दोनों एक दूसरे का चचेरा मौसेरा भाई, दोनों ही ऑफेंसिव, दोनों ही चिली, बट एक हैविंग डायरिया टेंडेंसी, एक हैविंग कॉन्स्टिपेटेड। नाइट्रिक एसिड इज डायरिक रेमेडी एंड सोरिनम इज कॉन्स्टिपेटेड। बाकी डिफरेंशिएशंस मिल जाएगा। नेक्स्ट टू दैट इज योर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी वही नाइट्रिक एसिड की तरह बड़ा सारा फीचर्स लेके आता है। हर जगह ऑफेंसिवनेस ऑफेंसिवनेस हम लोग पढ़ा ही है लास्ट टू क्लासेस में, ठीक है। वहां हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ढूंढते हैं विद डीपर पैथोलॉजी एंड यूरिनरी कॉन्फॉर्मेटेंट के साथ। उसके बाद जो ग्रुप में आता है जिसके ऊपर सिर्फ इस ऑफेंसिवनेस पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बैप्टीसिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक केस याद आ रहा है, मतलब वो केस हमने देखा तो नहीं है, हमने सुना है। कलकत्ता के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉलवर्ट प्रिस्क्राइबर्स के का केस है। आई थिंक डॉक्टर साहा का केस था, डॉक्टर शांति रंजन साहा, बहुत नामी और बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबर थे कलकत्ता के। तो एक बार वहां पे पेशेंट देखने के लिए होम विजिट करने गए थे। एक फीवर का पेशेंट था और वो बगैर पेशेंट को देखे रूम के अंदर गया और वापस चले आए और दवाई भेज दिया था कि ये दवाई दे देना। और पेशेंट 2 दिन के बाद उसका फीवर ठीक हो गया था और वो दवाई थी बैप्टीसिया। ऑफेंसिवनेस थी, पढ़ा था। ऑफेंसिवनेस ही नहीं, उस बैप्टीसिया के ऑफेंसिवनेस का एक अपना कैरेक्टर है। जिस तरह से अभी हमने नाइट्रिक एसिड का ऑफेंसिवनेस बताया, ये जो यूरिन के अंदर जो मिलता है ना, हॉर्स लाइक, ये जो हाइप्यूरिक एसिड का एक्सेसिव होना, एक एक्सट्रीम टाइप ऑफ ये जो एक इरिटेशन एक आना, जिस तरह से एक ऑफेंसिवनेस बताया था हमने आपको क्रियोजोट का, कैसा लगेगा जैसे नाक में सुई चुभ गया हो, एमोनिकल ऑफेंसिवनेस आएगा। उसी तरीके से जो बैक्टीरिया का ऑफेंसिवनेस होता है ना, वो ऑफेंसिवनेस देखोगे आप। अब यही ऑफेंसिवनेस में कैरेक्टर में डिफरेंस है। जो सोरिनम का ऑफेंसिवनेस है, वहां ऐसा लगेगा जैसे आप कभी मरा हुआ चूहा आपके घर में हो, किसी के घर में देख लो तो कैसा बदबू आता है। दैट इज द ऑफेंसिवनेस ऑफ बैप्टीसिया एंड सोरिनम। ये कभी कभी थोड़ा सा मिल जाता है, कभी बहुत थोड़ा सा माइल्ड आर्सेनिक के अंदर, बट ये दोनों के अंदर मौत है। अब एक और जैसी ऑफेंसिवनेस के करेक्ट भी समय, अगर आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा हो जो दूध पीते के साथ खूब वोमिटिंग कर देता है, और उस वोमिटिंग में अगर बहुत ऑफेंसिवनेस हो तो कैसा ऑफेंसिवनेस होता है? सर सार ऑफेंसिवनेस। हाँ जी, वेरी गुड। ये ऑफेंसिवनेस होता है जो हम साइलेशिया के अंदर मिलता है, जो र्यूम के अंदर मिलता है, जो कैलकेरिया के अंदर मिलता है।
अब एक बार अगर उस बच्चे का ऑफेंसिवनेस, अगर उस वोमिटिंग का आपने ले लिया ना, तो अब आप कैलकेरिया और साइलेशिया का आपको स्मेल, जो स्वेट का स्मेल है ऑफेंसिवनेस का, वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक कि वहां पे वो जो चले आए तो सिर्फ ऑफेंसिवनेस ही नहीं देखा, तो उन लोगों के अंदर उनका अपना एक जो क्लिनिकल परसेप्शन है कि उस स्मेल को भी उतने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में दे कैन आइडेंटिफाई स्पेसिफिक्स कि क्या है, और वो उस बैक्टीरिया का जो एक्चुअल ऑफेंसिवनेस होता है ना, वो वहां पे होता है, जिसको आप अगर समझना हो, जिसको हमने अभी जैसे चूहा मरने का एग्जांपल दिया, वही देखो, जब कोई एक ऑर्गेनिक मैटर, जब कोई भी एक लाइफ अगर वो मर गया हो और उसके मांस का जो सरण होता है ना, दैट टाइप ऑफ स्मेल इज द टिपिकल स्मेल ऑफ बैक्टीरिया। सो ये कुछ ड्रग था जो ऑफेंसिवनेस पे अपने आप में कमाल करता है, अपने आप में प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। यही जो आप बता रहे थे कि नाइट्रिक एसिड के अंदर भी इसका ऑफेंसिवनेस भी अपने आप में एक ट्रायो है। नाइट्रिक एसिड अभी और जब आगे हम बताएंगे, इसमें देखो कि इसके कई सारे ऐसे फेजेस हैं जिसमें एक अलग अलग छोटा छोटा सिंड्रोम लेके आता है, जिसमें अब अगर आप आ जाओ एलन स्किनोट का जो पहला 2 पैराग्राफ, पहला तो हमने बता दिया, सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ, देखो अपने आप में कंप्लीट पिक्चर है नाइट्रिक एसिड का। एक बार एलन स्किनोट का सेकंड पैराग्राफ पढ़िए कोई। So old people, yes ma'am, आप करिए। वो नहीं, आप पढ़ो डॉक्टर तानिया, पढ़ो, अब नए लोग भी पार्टिसिपेट करने चाहिए अच्छे से। हाँ, persons suffering with chronic diseases who take cold easily are easily disposed to diarrhea, rarely to those who suffer with constipation. देख लो, अब आप अच्छे से सोचो, आप सभी देखो, इसमें किसी बीमारी का नाम है? ये डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए नहीं कह रहा है, इस बात को रखना। अब इसकी पूरी फीचर्स को देखो, इसमें कोई भी बीमारी का नाम नहीं है। दैट मीन्स ये सिम्टम एक सिम्टम नहीं है, ये सिम्टम एक कॉन्कोमिटेंसी है उस रेमेडी का। ये सिम्टम एक सॉइल को दिखा रहा है उस रेमेडी का। अब अगर ये सॉइल मिल जाए तो चाहे कोई सा भी सीड आया हो उसके ऊपर, यू हैव टू प्रिस्क्राइब वंस नाइट्रिक एसिड फॉर हिम। और इसी में अगर आप 2 चीज और ऐड कर लो, चिली पेशेंट कह दिया, क्रोनिक डिजीज कह दिया, डायरिया का टेंडेंसी कह दिया, अब सिर्फ 2 चीज ऐड कर लो, और वो है ऑफेंसिवनेस एंड डिजायर फॉर फैट। इतना अगर आप सिम्टम याद कर लोगे ना, अगर ये मिल गया तो जिंदगी में कभी नाइट्रिक एसिड के प्रिस्क्रिप्शन में आप फेल नहीं करोगे। अगर ये ट्रायल मिल गया तो चाहे बीमारी कोराइजा का हो या कैंसर हो, you will not fail. That is the importance of syndrome, symptom syndrome of this nitric acid. इसीलिए हमने पहले कहा था कि एलन स्किनोट का पहला 2 पैराग्राफ जो इस रेमेडी में दिया हुआ है, ये अपने आप में पूरी नाइट्रिक एसिड को समझने के लिए काफी है। ये पूरी नाइट्रिक एसिड का एक सॉइल बता दे रहा है। उसके बाद जो है वो सब छोटा छोटा स्टेशन है। सो अपीयरेंस से ही रिलेटेड में हम आपको क्या ऑफेंसिवनेस बता रहे थे, उस ऑफेंसिवनेस में जो अपीयरेंस का ऑफेंसिवनेस क्या होता है, एनीवन कुछ एग्जांपल दे सकते हो? कहने को तो हमने कह दिया, इस चलो एक मेटाफिजिकल कोरिलेशन हमने कह दिया कि अपीयरेंस भी ऑफेंसिवनेस है, बट हाउ यू विल परसीव इट, या हमको ही एक्सप्लेन करना हुआ तो आप कैसे समझाओगे? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंसिवनेस इन अपीयरेंस? बिकॉज यहीं से हम टर्न लेते हैं अभी मेंटल सिम्टम के ऊपर। बोलो सर, बिहेवियर वाइज उसमें ऑफेंसिवनेस ज्यादा होगा। जब हम उससे बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि
हमेशा ही किसी को हर्ट करने की या बदला लेने की बात करेगा, नॉट ओनली बाय द लुक्स ओनली, क्योंकि खाली लुक्स पे जाएंगे तो वो सल्फर आ जाएगा। नहीं, सल्फर वाला बात अलग है, आप थोड़ा सा ठीक जा रहे हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए किसी को थोड़ा सा हाँ, और। मतलब जैसे हम लोग कई बार कोई पेशेंट आता है, या हम वैसे भी इन जनरल जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बात बात में कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो बड़े इस तरह से होते हैं कि दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक द रिवेंज। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो किया ही कैसे, वो थ्रू आउट इसी चीज को खींचते हुए चले जाते हैं। हर पॉइंट में आपको ये चीज मिलती है, वो ही चीज आएगी इसकी पर्सनालिटी में। हाँ वही, इसको देखो समझने के लिए आपको हम थोड़ा सा और इसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक कहावत है, कहा जाता है कि चेहरा दिल का आईना होता है, सुना ही होगा। तो क्यों कहते हैं कि चेहरा दिल का आईना होता है? आई सुना है। आई तो सुना ही है, चेहरा भी है उसी के अंदर। अगर हम सिर्फ बहुत अच्छे, बहुत सीजन्ड एक्टर की बात छोड़ दें, बिकॉज वहां पे थोड़ा बात परसीव करने में नहीं आता है, रेस्ट ऑफ द टाइम इफ यू हैव a good sense of observation of body language, then you can think that what the person is thinking about most of the time. At least not exactly, then roughly you can perceive that what and how he is thinking. अब वही चेहरे पे अगर उसकी ये सारी निगेटिविटी, वही उसकी एब्रप्टनेस, वही उसका हेट्रेड जब उसके चेहरे पे आने लगता है ना, तो यही ऑफेंसिवनेस उसके चेहरे पे आता है। आप देखो ना, किसी पर्सन को देख के ही आपको लगता है नहीं कि इसको अप्रोच करना ठीक नहीं है, किसी को देख के आपको लगता है कि यू कैन इजीली अप्रोच हिम, बट किसी को देख के आपको लगेगा नहीं, इसको जल्दी अप्रोच नहीं कर सकते। ये जो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उसके चेहरे पे ऐसा क्या चीज है, अब ये बोल के हम नहीं बता सकते, बट देखोगे यू कैन जस्ट थिंक सर्टेन पर्सन्स अबाउट दैट। लाइफ में कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मिलते हैं जिनको हम अप्रोच करने से पहले 10 बार सोचते हैं, जिनको अप्रोच करने से पहले लगता है कि यार इसको कुछ बोलेंगे, पता चला ऊपर ही आ गया। जस्ट छोटे से एक जो कहावत है ना, कहते हैं कि अगर कोई कीचड़ मड पड़ा हो और हम अप्रोच एक पत्थर मारने जाए उस पे, तो क्या होगा, ये पहले से अगर हमको परसीव हो जाता है कि ये पूरा छींटा गंदगी मेरे ऊपर ही आएगी। ये दीवार नहीं कि जहां पे अगर बॉल फेंकेंगे तो ये बाउंस करके खेलेंगे, वहां बॉल फेंकेंगे तो कीचड़ आएगा। दैट इज कॉल्ड ऑफेंसिवनेस ऑफ अपीयरेंस, दैट यू नो कि वहां पे अगर ये पड़ते ही क्या आएगा। ये जब चेहरे पे उसका रिफ्लेक्शन होने लगता है ना, दैट इज कॉल्ड हिज पर्सनालिटी, जो उसके अंदर जो उसकी क्रुएलिटी, उसकी हैट्रेड, उसका इल ह्यूमर यहाँ पे जो निकल के आने लगता है, जो उसके चेहरे पे भी अपीयरेंस हो जाता है। हम नहीं देखते बहुत सारे चीजों में, अगर हम कैरेक्टर को कास्ट करने जाते हैं तो कैरेक्टर को अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर हम पर्सनालिटी ढूंढते हैं, तो उसके अंदर ये फीचर्स ही आता है हमारा कि अगर ऐसा नेचर का है तो हम कैसे कैरेक्टर को, किसको लेंगे जो वो एक्टर इस कैरेक्टर में ज्यादा सूट करेगा। That we go for the body language of those characters, कि वो इस रोल को यहाँ पे ये उसके लिए फिक्स हो जाता है, उसके लिए वो मार्किंग हो जाती है। So in daily life your thought also reflect on your face. बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी, अगर आप कभी पढ़ना चाहो तो देख लेना। एक किताब है फ्रिट्ज ऑफ कैप्रा की लिखी हुई साइंस ऑफ लियोनार्डो डा विंसी। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना। उस इंट्रोडक्शन में वहां पे वो लिखता है कि योर थॉट शेप योर फेस फ्रॉम इनसाइड, योर थॉट शेप योर फेस फ्रॉम इनसाइड। अगर किसी एक ढांचे को, किसी एक पोर्ट्रेट को आप बना रहे हो, तो आप या तो बाहर से आप उसको छोटा छोटा हैमरिंग करो, या अंदर से उसको हैमरिंग करके उसको शेप में अगर ला रहे हो ना, तो ये जो इनर हैमरिंग होता है, दैट इज योर इमोशंस, दैट इज योर बिहेवियर। इसकी क्रोनिसिटी, इसकी परसिस्टेंसी फिर आपके रिफ्लेक्शंस में आ जाता है। और तभी हम बहुत सारे लोगों को चेहरा देख के कुछ एक प्रेजुडिस अपीयरेंस बना लेते हैं। 100% सही ना भी हो तो 50% से ज्यादा सही जरूर होता है और उससे लिंक्ड अप होता है।
that is the appearance of this nitric acid. अब चलो इस नाइट्रिक एसिड के अंदर जो कॉमन सिम्टम है जो हम एलेंस की नोट में पढ़ते हैं, जिसको सबसे ज्यादा सब लोग याद रखते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे. दैट इज कॉल्ड व्हाट? विंडिक्टिवनेस. नहीं, जला के छोड़ेंगे, एक बार मिल गया है तो नामो निशान मिला के छोड़ेंगे. ये जो धर्मेंद्र का फिल्म में डायलॉग होता था ना, ये नाइट्रिक एसिड के लिए बड़ा सुटेबल होता है. नाइट्रिक एसिड उस हद तक, बहुत हद तक अगर न भी मिले ना, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड का सिम्टम है, बहुत हद तक हम भूल जाते हैं. दैट इज कॉल्ड ए वेरी मार्क्ड ill humored discontented individual. Ill humor, discontented, especially with himself. And this is one of the core of nitric acid. और यही कोर है जो नाइट्रिक एसिड के फिर बाकी धीरे धीरे बाकी मेंटल चीजों को रिफ्लेक्ट करता है. अब आगे इसको और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेइंग इल ह्यूमर्ड? इल ह्यूमर्ड क्या समझते हो इसको? एनीवन, थोड़ा डिस्कस करोगे तो ज्यादा अच्छे से हम शायद क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हमको लगता है हम तो समझ गए. मैडम ने लिखा है हमारे को. सर मजाक में भी तंज मारना. मजाक में भी तंज मारना, ये तो किसको बोलते हैं? सेंसोरियस. सेंसोरियस. हाँ, वो भी ऐसा तंज कि आपके दिल को चुभे. हाँ. इट्स नॉट जस्ट क्रिटिकल, बट ऐसा कि दिल को चुभ जाए. हो सकता है फ्लड तंज मारता ही इसी इंटेंशन से है कि भी नाइट्रिक एसिड का ही सिम्टम है. दैट इज मोर व्हाट वी कॉल सेंसोरियस. ओके सर. और वो ऐसा तंज इसलिए मारता है कि अगले को चुभे. और जब आप अगर बिहेव ऐसे करोगे कि आपको कुछ नहीं चुभा ना, तो ये और रेस्टलेस हो जाएगा. ये और थोड़ा सा ज्यादा डीपर मारने की कोशिश करेगा, कि जब तक आपको इसको ये ना फील हो जाए कि हाँ उसको चुभा. अच्छा. तब तक इसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. देखने के लिए. ओके सर, दैट इज सेंसोरियस. हाँ, नहीं वो वाला फ्लड नहीं है शुभांकर जी. ये सेंसोरियस को समझने के लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये. चलो, और इल ह्यूमर्ड. आप इसमें कुछ थोड़े से क्लोज थे. हाँ बोलो. बुरे मूड में रहते, बैड टेम्पर में, बुरे मूड में रहते. बैड टेम्पर, बुरे मूड में रहना, चलो चलेगा. और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके. सर कोई जो मजाक ना ले सके और कोई मजाक की बात भी वो दिल पे ले ले. हाँ, ये वाला ज्यादा क्लोज आया थोड़ा सा. देखो कि इस इल ह्यूमर को समझने के लिए कौन बोल रहे थे आप? सर विभूति गुप्ता. चलो, वेरी गुड. आपने इसको बहुत अच्छे से कोर तक इसको बताया है थोड़ा. ये जो इल ह्यूमर को समझने के लिए ना, हमको एक और सिम्टम समझना चाहिए, जिसको हम अक्सर कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, जो हम कहते हैं ना कि इनका बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है. फ्रिक्वेंटली कहते हैं. किसको कहते हैं कि बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है? वो जिसको कोई बात कह भी दो तो उसको मजाक में उड़ा देता है. आप उसको तंज भी लो तो वो उसको एक ऐसा जोक करके बोल देगा. किसी बात को ऐसा कहेगा जो महफिल में दो लोग उसके साथ सुनते हैं, उसकी बात को बुरा नहीं मानेंगे. उसको कुछ कह भी दो तो वो उसको सहने की हिम्मत रखता है, उसको एक स्पोर्टिंगली, एक लाइटली वे में लेता है. व्हाट वी से, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. इसी का अपोजिट जब करके आप जाओगे ना, देन इट इज कॉल्ड इल ह्यूमर्ड. मतलब यहाँ पे ह्यूमर जो है वो कॉमन है. एक उसका किनारा वो है जिसको हम कहते हैं गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, दूसरा किनारा वो है जिसको हम कहते हैं इल ह्यूमर. अब ह्यूमर क्या है? एक दूसरे के साथ एक इंटरटेनिंग टॉक, एक दूसरे के साथ एक थोड़ा सा फ्री टॉक. ये वो फ्री टॉक है जो आप नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इल ह्यूमर्ड.
अब यहाँ पे ये जो इल ह्यूमर्ड क्यों है, ये डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं बता रहे हैं, बट इसका एक फैक्ट है, ये अपने आप में अंदर से इतना डिसकंटेंटेड है। इस रेमेडी को एक बार हम पढ़ने के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एक बार जो हनीमैन का क्रोनिक डिजीज है, अभी एक नैना ने दिखाया, बट बाकी लोग भी क्रोनिक डिजीज प्यूरा जरूर रखना, कभी मौका लगेगा तो सिर्फ उस किताब को भी पढ़ने का तरीका बताएंगे। देखो क्रोनिक डिजीज में नैना एक बार चैप्टर उठा कर देखो, 65 सिम्टम्स हैं जो सिर्फ माइंड का सिम्टम दिया है हनीमैन ने, 65। हम एलेन की नोट में उठा के देखो, 3-4 सिम्टम से ज्यादा विंडिक्टिवनेस पे ही घूम के रह जाते हैं नाइट्रिक एसिड में। 65 देखो मेंटल सिम्टम है। नैना सिम्टम नंबर 5 पढ़ना क्रोनिक डिजीज में। होम सिकनेस। होम सिकनेस, कभी सोचा था नाइट्रिक एसिड कैप्सिकम से ज्यादा बढ़ते हैं तो थोड़ा सा फिर एसिड फॉस पे आके रुक जाते हैं। सो 65 सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसी के अंदर देखोगे आप, अगर इधर चले आते हो ना 15-20 सिम्टम, वहां पे देख लो लिखा होगा डिस्पेयर, इल ह्यूमर्ड, डिसकंटेंट विथ हिमसेल्फ, वेक्स्ड विथ हिमसेल्फ। अब ये जो वेक्स्ड विथ हिमसेल्फ, सेकेंड पेज पे देखो क्रोनिक डिजीज के, डिसकंटेंटेड और वेक्स्ड विथ हिमसेल्फ। Yes, vexed at the least trifle, also at himself when he does something amiss. ठीक है, सिम्टम नंबर कितना है वो? चलो, तो ये उसका जो इस क्रोनिक डिजीज में जो 65 सिम्टम्स दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और इसको आप एक बार कोरिलेट करके देखोगे तो आप एलेन की नोट या अदर किताब में जो 3-4 इंपॉर्टेंट सिम्टम पढ़ते हो, ये तो एक है ही है क्लासिकल पिक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, बट जरूरी नहीं कि कभी कभी उस एक्सटेंट का मिल जाए। तो उसका जो डेवलपमेंट है ना उस सिम्टम का, वो समझना जरूरी है। उसके लिए ये क्रोनिक डिजीज का ये जो सिम्टम्स है, ये इसलिए भी बता रहे हैं कि ये क्रोनिक डिजीज का सिम्टम है, दैट मीन्स ये हनीमैन्स वेरीफाइड सिम्टम है। दैट मीन्स ये सारा का सारा पेशेंट का सिम्टम है, ये सारा का सारा प्रूवर का सिम्टम है, ये डॉक्टर का इंटरप्रिटेशन किया हुआ सिम्टम नहीं है। इसलिए इस सिम्टम को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये हमारा एक एजम्पशन और इंटरप्रेट किया हुआ सिम्टम नहीं है, जो हम एजम्पशन कर करके मेट्रिया मेडिका में बल्क में एक पूरी मेट्रिया मेडिका सिर्फ माइंड पे बना देते हैं। ये जेन्युइनली रिफ्लेक्टेड प्रूवर्स सिम्टम है। दिस सिम्टम्स हैज वेटेज। सो इसी सिम्टम को अगर और फर्दर हम आगे कहें, जो हम बताना चाह रहे थे कि बेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये इल ह्यूमर्ड, डिसकंटेंटेड, डिस्पेयर, वेक्स्ड विथ हिमसेल्फ। अब अगली बार देखोगे क्या है कि अपने आप में ये इतना टॉर्मेंटेड है अंदर से, अपने आप में इतना कुछ केओस भरा है इसके अंदर, तो बाहर इससे कुछ अच्छी चीज उम्मीद करना क्या बनता है? अगर आपके पॉकेट में सपोज कर लो अभी मोती भरा हो, तो आप उस पॉकेट से क्या पत्थर निकाल सकते हो? या जब निकालोगे तो मोती ही निकलेगा? या वहां से टोमेटो निकाल सकते हो? जो है अंदर वही ना निकालोगे। तो इसके अंदर ही ये सारे चीज भरा है, तो अब ये बाहर जहां कहीं भी कोई भी इंटरेक्शन होता है तो क्या निकल के आएगा? यही निकल के आएगा, यही एक्सप्रेशन होके आएगा, यही वेक्स्ड, यही हैट्रेड निकल के आएगा, यही कंटेनमेंट निकल के आएगा, यही एक अटेम्प्ट टू गेटिंग प्लीज्ड बाय हार्मिंग अदर्स, बिकॉज अंदर हम ही तो सफर कर रहे हैं, तो बाहर तो हम सफरिंग ही सफरिंग देगा ना लोगों को। सो दिस इज वन ऑफ द कोर ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड, दैट ये अंदर से ही इतना डिसकंटेंटेड होता है,
ये अंदर से ही इतना वेक्स्ड होता है और अपने आप में देखो, ये अपने आप में जहाँ कहा जाता है ना, यहाँ पे देखो इस सिम्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको घर पे किसी ने कुछ ऐसा पोक्ड किया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो आपको वेक्सेशन होगा ना। लेकिन अगर आपको किसी ने पोक नहीं किया और फिर भी आपके अंदर वेक्सेशन है, तो दोनों में किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है? पोक नहीं किया फिर भी है, बिकॉज वहां पे तो एक कॉजेशन मिल गया, अगर वो नहीं होता तो नहीं होता। आप किसी को बार बार गाली दोगे तो गुस्सा तो आएगा ना उसको, लेकिन किसी को कुछ ना दो उसके बाद भी अंदर से गुस्से में बैठा है। दैट इज द मैथमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ दिस रेमेडी, दैट इज द सिम्टम ऑफ मैथमेटिक एक्सप्रेशन, कि कुछ भी नहीं हुआ है, अपने आप में ही वो वेक्स्ड है, अंदर से ही वेक्स्ड है, खुद से ही है, विदाउट एनी रीजन। कहने के लिए विदाउट एनी रीजन कह सकते हो, रीजन हमको पता है, आपको पता है, होम्योपैथ को पता है, एंड दैट रीजन इज मैथमेटिक रिफ्लेक्शन। अब इसी के ऊपर देखो, क्रोनिक डिजीज है ना अभी सामने, है ना? सिम्टम नंबर 9 खोलो। yes sir. पढ़ो। At the least admonition, the child begins to weep piteously. Yes, ये child सिम्टम का नोट कर cry. लेना। नहीं, चाइल्ड का क्राई वो दूसरा है, अभी बता रहे हैं। ये सिम्टम बाकी लोग नोट कर लेना जिनके पास क्रोनिक डिजीज नहीं है या जब तक नहीं खरीद रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सर सिम्टम रिपीट कर दीजिए। नैना एक बार पढ़ के बता दो एग्जैक्टली, बिकॉज उसके सामने किताब है। At the least admonition, the child begins to weep piteously. ओके, अब इस सिम्टम को समझना जरूरी है। समझने के लिए इसका एक दो वर्ड मीनिंग है वो जानना जरूरी है। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? गैलरी ओपन कर दूं क्या? सभी लोग दिखाई देंगे, एक मिनट। और बाकी लोग भी कैमरे के सामने आ जाओ तो अच्छा लगेगा बताने में। सर मतलब रेप्रिमांड करना। हाँ, ये तो दूसरा मीनिंग वर्ड हो गया, रिप्रिमांड करना। इसका एडमोनिशन का ही दूसरा मीनिंग है रिप्रिमांड। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। तो थोड़ा सा भी समझाओ बच्चे को, या मना करो करने की, आपको बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करना है, उसमें ही बोलना शुरू कर देना। तो तानिया ने भी सही बताया था, लेकिन उसका मीनिंग वही है, मतलब ये दूसरा वर्ड है जिसको अभी हम काउंटर करेंगे एक बार। बट ये दोनों चीजें मतलब क्या है, बच्चे को थोड़ा सा भी समझा भी दो। यहाँ बात देखो, लिस्ट, रिप्रिमांड, एडमोनिशन, इसके अंदर देखो कि एक चीज है, रिप्रिमांड स्पेशली हम तब यूज करते हैं जब को उसकी कोई बात आपको नागवार गुजरे। दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस बिहेवियर, you are warning not to do again. This is actually what we say reprimand. reprimand के अंदर थोड़ा सा हार्डनेस आता है। That means something is not acceptable to you. आपका ये बिहेवियर हमको नहीं अच्छा लगा। When you are showing your disapproval, this goes more in favor of reprimand. बट आप अगर किसी को कह दो बेटा अच्छे से बैठना, अब ये रिप्रिमांड नहीं है, एडमोनिशन है, ये एक एडवाइस है, बहुत सिंपल दे रहे हैं, इतने पे बात खराब हो जाए। आप किसी को बोल लो अच्छा बेटा जा रहे हो रास्ते में ठीक से जाना, रास्ते में आप ट्रेन में जा रहे हो, मम्मी पापा कहते हैं ना बेटा किसी का सामान मत लेना, अपना ही खाना अपना ही पानी यूज करोगे, एक एडवाइस ही तो दे रहे हैं। ये भी आपको बुरा लग जाए, आपको कोई कहा जाए अच्छा वहां मत जाना, ये मत करना, ये भी आपको बुरा लग जाए। अब यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं इसका सीक्वेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया कोर, क्या बताया? कोर के पीछे इल ह्यूमर्ड, डिसकंटेंटेड, डिस्पेयर, डिसकंटेंटेड विथ हिमसेल्फ,
वेक्स्ड विथ हिमसेल्फ विदाउट एनी रीजन, अंदर से पहले से ही बातें सरी हुई है। ठीक, अब अगर हम कुछ भी देंगे तो बाहर रिफ्लेक्शन क्या आएगा? अभी अभी बताया था ना, कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो गंगा जल तो आएगा नहीं बाहर वापस। तो अब अगर अंदर से बच्चा वैसा ही है तो रिएक्ट क्या करेगा? अब वो उस वक्त उस कैपेसिटी में तो है नहीं कि आपके ऊपर विंडिक्टिवनेस हो जाए, आपके ऊपर जाके वो अपना पावर शो करे, आपके ऊपर वो रिवेंज शो करे। अब अगर उस पावर में नहीं है बच्चा, छोटे वे में है, तो वो अपना डिसअप्रूवल अब कैसे शो करेगा? छोटे बच्चे का डिसअप्रूवल एक ही होता है, किसी भी चीज का, कोई भी दर्द हो, कोई भी डिमांड हो, कहां होता है? रोना। ये जो एडवांस लेवल पे जो विंडिक्टिवनेस निकल के आता है ना, एडवांस लेवल पे जो हैट्रेड निकल के आ रहा है ना, ये उसका यहीं पे छोटा सा बुनियादी, बहुत जो बोलते हैं ना अभी, इन्फेंटाइल एक्सप्रेशन है ये, कि छोटी सी बात कहो, थोड़ा सा भी कुछ बात समझा दो, सुनने के बजाय के शुरू, पीटीएस, सिर्फ रोना ही नहीं, पीटीएस। क्यों? रीजन हमने बता दिया, पहला सेल्फ डिसकंटेंटेड, सेल्फ वेक्स्ड, अंदर से वही, अब बाहर से लोगे। अच्छा, इस एडमोनिशन के ऊपर दो और रेमेडी है जिसका हम आपको अभी डिफरेंशिएशन बताएंगे, पहले इसका सीरीज बताते हैं। अब आप नैना क्रोनिक डिजीज का सिम्टम नंबर 46 खोलो। Yes, sir. पढ़ो। So 46, when जी, disputing, there is trembling in all the limbs. अच्छा, उसके बाद वहीं पे देखो एक जगह वो लिखा होगा कॉन्टेंसियस, 46 देखना, हाँ 46 पे ही होगा। Yes, sir. 47 symptom है sir. 47 है, हाँ आई थिंक, जी. हाँ वो पढ़ो एक बार। He is inclined to be passionate and contentious after 4 hours, 5 hours आएगा। हाँ वो तो टाइमिंग है उसका। तो अब वहां पे कॉन्टेंसियस का मतलब क्या होता है? जो आर्ग्यूमेंट इजीली कॉज कर ले किसी भी बात पे। वेरी गुड। अब ये देखो, पहले बच्चा था, बात आपकी बर्दाश्त नहीं कर सका तो एक्सप्रेशन क्या आएगा? रोना, और कुछ कर नहीं सकता। अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब क्या हो रहा है? अब आपने कुछ कहा, छोटी सी बात कभी कह लो, आपकी बात सुनेगा नहीं, बहसबाजी शुरू हो गई। वन स्टेप अहेड। पहला डिसअप्रूवल एक्सप्रेशन कहा था? कॉन्टेम्पचुअस वीपिंग। यहाँ पे अब क्या हो गया? बहसबाजी, जिसको बोलते हैं ना आर्गुमेंटिव चाइल्ड। मतलब कोई भी एक बात उससे करना मतलब अपना सर फोड़ना, कोई बात समझाना मतलब अपना टाइम खराब करना, अच्छी भी बात उससे कहो मतलब अपना दिल बुरा करना। दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंटिव। आर्गुमेंटिव का मतलब ये नहीं होता है कि एक प्लीजरेबल टॉक। आर्गुमेंटिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आपसे बातें कर रहा है, वो एक लॉजिक एक्सप्रेशन कर रहा है। आर्गुमेंटिव का मतलब होता है वहां पे कुछ भी हो आपको काउंटर करेगा, और काउंटर करते करते ही इट विल गोज इनटू अ डिसअप्रूवल क्रिटिकल सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस। ये कहते हैं सेकंड स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है, अब जहां के आप देखोगे सिम्टम आगे जो नैना उसी पढ़ के देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैशनेट एंड फ्रीक्वेंट टेंडेंसी टू टेकिंग ओथ एंड अब्यूजिव लैंग्वेजेस। नैना कट गई। क्रोनिक डिजीज का ही सिम्टम है, दिखा रहे हैं। अब ये थर्ड स्टेज का जो मैनिफेस्टेशन है कि अब जब उसको कुछ बोलोगे, जब अब आप उसके साथ कुछ कहोगे, नाउ अब उसके पास पावर है, नाउ अब उसके पास कैपेसिटी है, अब वो एक्सप्रेशन को और वायलेंटली आपके साथ शो करता है। तो अब ना वो रोएगा ना बहस करेगा, अब आपको पनिश करेगा। एंड दैट इज द एडवांस्ड